अमेरिकन्स ने, ट्रंप और इन लोग की बात हो रही है, चाहे वो इनकी खुद की कांग्रेस हो यानी कि इनकी पार्लियामेंट या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोई भी हो, किसी से भी बात नहीं करी कि वेनेजुएला में हम इतना बड़ा मूव करने वाले हैं। पता है किससे बात करी? ऑयल कंपनीज से। तो वो कह रहा है कि भाई यूएस भी साथ में इंटरवीन करेगा इनटू ईरान। वो मायामी में पहुंच गई है। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिब्रू में रिपोर्टेड है कि वो फॉर इंडेफिनिट टाइम मायामी चली गई है। तो भाई उसको ऐसा क्या पता है, किसी एक दिन वो लोग अगर एग्रेसिव हो जाएं तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू है। अमेरिका पागल हो गया है, ट्रंप तो पागल था ही शायद। क्या पागलपन हो रहा है? सबसे पहले तो जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, लिटरली उठा लिया, ठीक है। और अब तो सबसे मजेदार बात इनकी ये है, अमेरिकन्स की, खासतौर पे ट्रंप की, कि लोग ना जो एक्चुअल बात है वही बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम वहां के रिसोर्सेज लेना चाहते हैं, हम ऑयल लेना चाहते हैं। ये एक पर्टिकुलर इंटरव्यू ही देख लो, कितना ऑयल किया है इसने। जो इसने प्रेस ब्रीफिंग दी थी उसी में बोलते गया ऑयल। इसके सर पे तेल चढ़ा हुआ है इस आदमी के। एंड अब प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया के लिए घातक हो सकता है। सबसे पहले तो वेनेजुएला की बात करते हैं। जो हुआ वो गुंडागर्दी की हद थी, जो हुआ वो टेररिज्म की हद। बहुत सारी ऐसी फेक एआई टाइप की वीडियोस भी चल रही हैं कि लोग खुश हो रहे हैं वेनेजुएला में, ठीक है। कुछ लोग खुश हैं, जितने भी लोग खुश हो रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ बता रहे हैं ना कि लोग खुश हैं, वो बाहर हैं, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं। ज्यादातर लोग दे हैव कम आउट इन सपोर्ट ऑफ मडूरो, सेइंग कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ। अब आप इमेजिन करो ना आपके खुद के देश में ऐसा हो जाए, भले ही जो आपका करंट लीडर हो आप उसको अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो, पर भाई बाहर से कोई आया इस तरीके से सॉवरेनिटी ब्रीच कर गया हमारे देश की, तो ये तो किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी यार। तो अब हमें ये भी पता है कि जब यूएस ने अटैक किया था वेनेजुएला को, तो उसकी डेथ टोल, ये पूरा कारनामा करने की डेथ टोल थी 80 लोग, जिसमें सिविलियंस भी थे, मिलिट्री पर्सनल भी थे। अब कह रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी तो शी विल हैव टू पे अ वेरी बिग प्राइस। मतलब क्या बिग प्राइस भाई? तुम कहना चाह रहे हो कि हम उसको भी मार देंगे? अभी जो समझ में आ रहा है वेनेजुएला से कि आफ्टर द प्रेसिडेंट, जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है, वो ही एक लेजिटिमेट लीडर है जिसके पास सपोर्ट है लोगों का। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, शी हैज टेकन चार्ज एंड वो नेगोशिएट कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। अब इसके बारे में आपको ये बैकग्राउंड भी जान लेना चाहिए कि जब अमेरिकन का राज चलता था वेनेजुएला में, थ्रू एंड थ्रू राज चलता था, तब उनके फादर की डेथ हो गई थी बिकॉज उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया था। किसने किया था? अमेरिकन ने किया था। डेफिनेटली सीआईए टाइप के लोग होंगे, उन्होंने ही किया होगा। Para la intervención en Venezuela. Mi padre fue asesinado en un organismo de seguridad del Estado venezolano, una situación realmente inédita. Ayer dimos la despedida a un hombre extraordinario, al doctor José Vicente Rangel, tú sabes que falleció. तो जो ट्रंप है ये कहना चाह रहे हैं वी विल रन द कंट्री, मतलब देश हम चलाएंगे। कहां से? अमेरिका से बैठे बैठे। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So पर ऐसा होगा कैसे? अगर आपको किसी देश को चलाना है तो आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने पड़ेंगे, जो अभी तक इन्होंने उतारे नहीं है। इसके अलावा धमकी दे रहे हैं कि हम दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे अगर जो हम कह रहे हैं वैसा वाइस प्रेसिडेंट ने नहीं किया तो। साथ ही साथ इनका मेन फोकस ये है कि हमको वहां का ऑयल मिल जाए। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वहां से या जो भी हम खर्चा करेंगे वो सब ऑयल के मनी से ही रिकवर हो जाएगा। बेसिकली ये लोग वेनेजुएला के लोगों को तो कुछ ऑयल देना ही नहीं चाह रहे। अब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं कि प्रोबेबली पहले डील हो गई थी। अब उसमें मडूरो इन्वॉल्व थे कि नहीं थे ये हमें नहीं पता, पर जिस तरीके से ये किया गया, एक भी मौत नहीं हुई अमेरिकन की, उससे लगता है कि मे बी एक डील हो गई थी। एंड लोगों का ये कहना है कि कतर ने ब्रोकर की थी ये पर्टिकुलर डील। ये हमें इससे पता चलता है क्योंकि पहले भी जब यूएस से बात चल रही थी कोई डील करने की तो वो वाया कतर ही हो रही थी। एंड इट सीम्स कि निकोलस मादुरो खुद भी इन्वॉल्व थे नेगोशिएशंस में। तो अब नेगोशिएशन चल रही है अमेरिका के बीच में एंड यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगेज, उनके बीच में कि भाई करना क्या है। साथ ही साथ अमेरिका बहुत ज्यादा धमका रहा है। वो ये कह रहे हैं कि एक ऑयल क्वारंटीन कर देंगे हम। बेसिकली वेनेजुएला अपना ऑयल बेच ही नहीं पाएगा बाहर, मतलब एक तरीके से उनकी इकोनॉमी को ही एकदम चोक कर देंगे, गला घोट देंगे इकोनॉमी का। क्योंकि वहां का जब वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ही ऑयल है एंड आप कहोगे कि भाई आप ले जा ही नहीं पाओगे इसको, तो फिर आपने चोक ही कर दिया ना, पूरे देश को ही चोक कर दिया। तो देखो ये बहुत क्लियर है कि यूएस को ऑयल चाहिए, वहां के रिसोर्सेज चाहिए। हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं, उसको जरूर चेकआउट करना। साथ ही साथ अब गुंडागर्दी की हद पार इतनी हो गई है कि यूएस ये डिमांड कर रहा है वेनेजुएला से कि आपके जितने भी इकोनॉमिक टाइज हैं रशिया, चाइना, ईरान के साथ, क्यूबा के साथ, इन सबको खत्म कर दो। एंड ब्लैकमेल किस चीज पे कर रहे हैं कि आपका ऑयल नहीं बेचने देंगे हम बाहर। अब साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो भी ऑयल बेचना है ना, आप हमको बेचो,
फिर हम उसको आगे बेचेंगे। देखो, अमेरिका के पास है मोर देन इनफ ऑयल कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, बाहर बेच सके, अच्छा पैसा कमा सके। पर अब हद पार ऐसे हो गई है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरा ऑयल मार्केट कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि चाइना के पास क्या चीज़ नहीं है, चाइना है वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल, एंड ये इंडिया के लिए भी बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया भी अपना पूरा क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट इंपोर्ट ही करता है। एंड यही बात इस चीज़ से सामने आ रही है कि ट्रंप का जो काफ़ी वायरल हो रही है क्लिप, उसके साथ लिंडजी ग्राहम के साथ, किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमने इंडिया को फोर्स कर दिया कि वो रशियन ऑयल ना खरीदें, क्योंकि ये हर एक टूल यूज करना चाहते हैं। We get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. किसी भी तरीके से हम ऑयल मार्केट पूरे दुनिया का कंट्रोल कर लें, इनको लगता है ये एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है, क्योंकि देखो मिडिल ईस्ट पे काफ़ी दबदबा है, ठीक है, अब वेनेजुएला को कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा इंडिया को बोल रहे हैं कि कहीं और से मत खरीदो, हमसे ही खरीदो। तो ये क्या चाह रहे हैं भाई अमेरिकन ने? ट्रंप और इन लोग की बात हो रही है, चाहे वो इनकी खुद की कांग्रेस हो, यानी कि इनकी पार्लियामेंट या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोई भी हो, किसी से भी बात नहीं करी कि वेनेजुएला में हम इतना बड़ा मूव करने वाले हैं। पता है किससे बात करी? ऑयल कंपनीज से। They're going to be taken very good care of. Yes, ma'am. Yes, I have. Which ones? Have you received any commitments? All of them, basically. Any commitments from the oil companies? They want to go in so badly. Did you speak with them before the operation took place? Yes. Did you maybe tip them off about Before and after. मतलब अब क्या बोलोगे यार इसे? आई डोंट हैव वर्ड्स। पहले तो हम पता है एक आध क्लिप मिल जाती थी ऐसे ट्रंप की, क्योंकि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट आके ऐसे ओपनली नहीं बोलता था कि हम ये सब तेल के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। इसकी वो एक क्लिप थी ना कि भाई सीरिया में हम ऑयल के लिए हैं, भाई अब वो क्लिप हो गई आउटडेटेड। अब तो इतनी सारी क्लिप्स हैं, ये खुद ही बता रहे हैं कि हम ऑयल एंड रिसोर्सेज के लिए कर रहे हैं, जो करना है कर लो। साथ ही साथ धमका रहे हैं क्यूबा को, कोलंबिया को, जो भी सामने आ रहा है उसको धमका रहे हैं। तो भाई ये तो थी वेनेजुएला की स्टोरी, बट इस इंसिडेंट को आप अकेले नहीं देख सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे बात आ जाती है जो आपको, हमको, सबको अफेक्ट करेगी, ईरान। क्या ईरान अब नेक्स्ट होगा? सबसे पहले तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रही हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट सीम्स कि वो फैब्रिकेटेड प्रोटेस्ट हैं। मोसाद तो खुद ही आके कह रहा है कि हाँ हम ही प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जिस तरीके से वहाँ पे लोगों के पास वेपन्स आ गए हैं एंड जिस तरीके से वहाँ पे लूटपाट चालू हो गई है, ये भी बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान से या और नेबरिंग कंट्रीज से लोग लाए गए हैं विद वेपन्स, जो कि एक्चुअली ईरानियन पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। एंड भाई मोसाद जब खुद ही कह रहा है तो हु आर वी टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट। साथ ही साथ एक पूरा इकोनॉमिक वॉर भी छेड़ा जा रहा है ईरान के अगेंस्ट। ईरान की जो करेंसी है रियाल, जरा जाके देख लेना कैसे गिर गई वो। आई फील एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ईरानियन करेंसी को अटैक किया गया है। ये एक इकोनॉमिक अटैक है, मीडिया का ही अटैक देख लो। इनका जो मीडिया अटैक है वो हमारे इंडिया को भी पेनिट्रेट कर गया है, चाहे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हों सच एज दैनिक भास्कर या टाइम्स नाउ, तो क्या ही बोलो, मिस इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे इतनी भरी हुई है। वो लोग खुद आके बता रहे हैं। एंड ये सब सारी न्यूज़ इन्होंने यूरोपियन न्यूज़ आउटलेट से पिकअप की है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर है खामेनेई, वो फ्ली कर जाएंगे, रशिया चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। उस आदमी की एडिटर इनको क्लिप दिखा दो, उस आदमी में इतना दम है ना, बम फट रहे हैं पर वो खड़ा हुआ है और एकदम से बम फटने के बाद अपनी स्पीच वापस चालू। देख लो। मरहूम आयतुल्लाह काशानी ये फर्द मकतबी हूं। तो भाई फुल फ्लेजेड अटैक तो चालू है, हमने बताया इकोनॉमिक वॉर, पूरा प्रेस का वॉर चालू है अगेंस्ट ईरान। अब जो एक्चुअल फिजिकल वॉरफेयर है वो कब चालू होगा? अगर आप जेरूसलम पोस्ट की मानो, जो कि एक इजरायली न्यूज़पेपर है, तो वो कह रहा है कि भाई यूएस भी साथ में इंटरवीन करेगा इनटू ईरान। मतलब जब ये लोग मिले थे नेतन्याहू और ट्रंप, हो सकता है तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि क्या क्या पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन रहेंगे। सबसे पहले तो वेनेजुएला से मदुरो, जो उनका प्रेसिडेंट है, उसी को उठा लो, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे प्रोटेस्ट तो चल ही रही हैं। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट हम अटैक करेंगे या जब भी दे फील दे वांट टू अटैक, इस चीज को और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। एंड ये जो मीडिया वॉर है ना, खास तौर पे ये चलाया जा रहा है नैरेटिव के लिए, चाहे वो वेस्ट में हो या हमारे खुद के देश में हो। नैरेटिव कि भाई लीडर इतना वीक है कि वो अपनी आवाम को ही छोड़ के चला गया,
अपने लोगों को ही छोड़ के चला गया। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये ईरानियन लोगों के कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये आपके हमारे पूरे वेस्ट के कंजम्पशन के लिए है कि देखो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही हैं एंड लीडर भाग के चला जाएगा एंड असली में ये जो करंट गवर्नमेंट है इसको गिर ही जाना चाहिए। एंड ये बात तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब से वेनेजुएला वाला एपिसोड हुआ है पूरी दुनिया ने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करनी छोड़ दी है। तो पहले ही ऑलरेडी इतने आर्टिकल्स आ चुके हैं सेइंग कि ट्रंप कह रहा है कि भाई आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, हम आपको अटैक करेंगे। प्रोटेस्ट चल रही हैं, किसी को भी मारा हम अटैक करेंगे। इजराइल तो करना चाहता ही है अटैक। ये ईरानियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरान की आर्म्ड फोर्सेज हैं वो एट हाई लेवल ऑफ रेडीनेस है। साथ ही साथ ये इजराइल के ही न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि वो बता रहे हैं कि जो इजरायली आर्मी है वो एक सरप्राइज कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है ईरान के खिलाफ, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रही है एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है। तो ये इजराइल का चैनल 12 हमको ये न्यूज़ बता रहा है कि हो सकता है कि इजराइल अटैक कर दे। अगेन ये ईरानियन मीडिया पे रिपोर्टेड है कि इजराइल ने मैसेज भिजवाया है रशिया के थ्रू, ईरान को मैसेज भिजवाया है कि भाई हम कोई अटैक नहीं करने वाले, ये सब अफवाह है। भाई इजरायलीज कभी सच बोला है इन्होंने? आप बताओ मुझे, कभी सच बोला है? इस टाइप का मैसेज अगर जा रहा है तो व्हाट डज इट मीन? अपन तो सोच ही सकते हैं, पर ये लोग सच बोलने वाले लोगों में से तो है ही नहीं। तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने व्लादिमीर पुतिन को, जब उनसे एक फ़ोन कॉल हुई थी तब उनको बोला है कि भाई हमारा मैसेज पहुंचवा देना ईरान को, हम अभी कोई अटैक नहीं करने वाले। लास्ट टाइम भी जब अटैक हुआ था ना तब नेगोशिएशंस चल रही थी, सपोजिटली लग रहा था कि कोई न्यूक्लियर डील हो जाएगी, वो सब तो कुछ हुआ नहीं, वो सब एक ट्रैप था। एंड एज अ रिजल्ट सामने वाले हो गए कंप्लेसेंट कि भाई अभी तो नेगोशिएशन चल रही है, कुछ होगा नहीं। कितना बुरा अटैक किया, उनके कितने सीनियर जनरल्स को मार दिया, उनके कितने सीनियर जो रिसर्चर्स थे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम करते थे उनको भी मार दिया, उनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर दी थी इन्होंने। साथ में ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जो नेतन्याहू की वाइफ है सारा नेतन्याहू, जो उसकी बजा के रखती है बेसिकली, वो मायामी में पहुंच गई है। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिब्रू में रिपोर्टेड है कि वो फॉर इनडेफिनेट टाइम मायामी चली गई है। तो भाई उसको ऐसा क्या पता है, क्या पता है उसको ऐसा? बिकॉज वो जानती है कि जब वॉर चालू होगा तो वो इजराइल से बाहर नहीं निकल पाएगी। एंड भाई ऑफ कोर्स उसको थोड़ी बंकर वंकर में रहना पसंद आएगा, मायामी में अच्छे से रहेगी अपने बेटे के साथ, वही बेटा जो स्ट्रिप क्लब वगैरह भी जाता रहता है। पिछली बार इजराइल ईरान का वॉर तब रुका था जब इजराइल के पास मिसाइल्स खत्म होने लगी थी, ठीक है ना। साथ ही साथ जब उनको ये लगा था, ईरान ने धमकी दी थी कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को माइन करने वाले हैं, उसको क्लोज करने वाले हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज हो जाता है दुनिया में तबाही है, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं दे विल गो थ्रू द रूफ। अगर ऑलरेडी महंगाई लग रही है तो तब तो सोच भी नहीं पाएंगे हम कि क्या हालत होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भाई वेनेजुएला के पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व है, अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज हो जाता है तो हम वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करके पूरे दुनिया को ऑयल पंप करते रहेंगे। अब तब आप ये सोचो कि ये लोग कैसा दिमाग लगाते हैं कि इन लोग के लिए कितनी प्रॉफिटेबल बात है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल निकलना बंद हो गया तो भाई ये देखो किस किस का तेल बंद होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सऊदी अरेबिया का, बहरीन का, ईरान का, इनका ऑयल फ्लो होता है जो है 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल फ्लो। तो इनका प्लान ये है कि अगर इन लोग का बंद भी हो जाता है हमें क्या, हम तो तेल बेचते रहेंगे, प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, बल्ले बल्ले। ये नहीं सोचते कि कितनी सुसाइडल चीज़ है ये। सऊदी को अगर अपना ऑयल भेजना है तो वो रेड सी के रूट से भी भेज सकता है, थोड़ा महंगा पड़ सकता है उनके लिए आई गेस, बट अगर वहां से जाएगा तो वहां पे भी तो हुतीज बैठे हैं। अगर मान लो ईरान पे ही खतरा आ गया कि ईरान ही बचेगा कि नहीं, तो हुतीज तो आएंगे डेफिनेटली सपोर्ट करने। अगर वहां से भी वो ब्लॉक कर देते हैं रेड सी का रूट तो फिर क्या होगा भाई, दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। एंड दूसरी बात तो ये है, क्या एकदम से वेनेजुएला से इतना ऑयल निकलने लगेगा? एंड ये सुसाइडल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके एलाइज के लिए भी सुसाइडल है कि भाई बहरीन इनका एलाई है, सऊदी अरेबिया इनका एलाई है। क्या ये लोग खुश होंगे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है? दिस विल मेक दीज कंट्रीज वेरी अनकंफर्टेबल। बहुत बुरे हाल हो सकते हैं अगर ये जाके ईरान को अटैक कर दे एंड ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज कर दे तो। पिछली बार इसी वजह से वॉर रुकी थी, आगे क्या होगा क्या बोलें। बट यूएस तो भाई अपने एलाइज वगैरह की कोई चिंता थोड़ी करता है। अब यही देख लो, कह रहा है मैं ग्रीनलैंड को इन्वेड करूंगा, तब से बोल रहे हैं इन्वेजन ऑफ ग्रीनलैंड अगर हो गया तो मतलब आपने यूरोप को जाके इन्वेड कर लिया। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है, तो जो वहाँ पे डेनिश पीएम है वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई दिस कुड बी द एंड ऑफ नेटो
एंड बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स जाके अपने ही एलाय पे अटैक कर देता है, एक नेटो कंट्री पे अटैक कर देता है, तो बस हो गया ना कांड। एंड सबसे बुरी बात तो ये है कि कोई भी यूरोपियन लीडर में दम नहीं है कि आके कुछ बोल सके इनको। मतलब अगर मैं आपको जॉर्जिया मेलोनी का कोट बताऊं तो उसने क्या बोला था जो वेनेजुएला में अटैक हुआ, उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट को ही उठा के ले गए, कहती है लेजिटिमेट। तो भाई अगर यूरोप पे अटैक हो जाएगा तो भी आपको लेजिटिमेट ही लगेगा। पर असलियत तो ये है कि यूरोप की ना कोई स्टैंडिंग रह नहीं गई है दुनिया में। इट यूज्ड टू बी अ पावर सेंटर, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज का पावर सेंटर है यूरोप? अब भाई दुनिया में इतनी अफरा तफरी हो रही है सब तरफ, हमें लगा एक और इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बता दें। वैसे तो सऊदी और यूएई के बीच में जो चल रहा है उसके ऊपर क्या राइवलरी चल रही है उसके ऊपर हमने आपको वीडियो बना के बताया है। साथ ही साथ ये न्यूज सुनो, यूएई चाह रहा है कि जो उनकी बॉर्डर है विद सऊदी अरेबिया, वहां पे इजराइल का मिलिट्री बेस बना ले। ये सऊदी मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर चीज। मतलब दुनिया में हो क्या रहा है? क्योंकि अगर वहां पे मिलिट्री बेस बनेगा तो मुसाड का भी बेस बनेगा, सऊदी को टारगेट करना इतना आसान हो जाएगा फॉर इजराइल अगर कभी ऐसी बात आई तो। एंड यूएई क्यों ऐसे इतने क्लोज आ रहा है टू ज़ायनिस्ट, ये नहीं समझ में आया। तो दुनिया में एकदम ही अफरा तफरी चल रही है। यूएस तो एकदम पागल ही हो गया है। उन्होंने पुतिन को मारने की कोशिश की, एग्जैक्ट कोशिश नहीं की, पर ये बताया कि हम मार सकते हैं। एंड ये जो पुतिन का सॉर्ट ऑफ रेजिडेंस जो बताया जा रहा है कि वहां पे अटैक किया, वो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी है। ऐसा बताया जाता है कि वहां पे बंकर हैं, न्यूक्लियर कमांड सेंटर है उनका। तो भाई उस चीज को अटैक करने लगोगे आप। एंड यही सेम चीज हो गई ना कि न्यूक्लियर ट्रायड को आपने अटैक किया, उन सब चीजों को अटैक किया जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिलीवर हो सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के दौरान वो एयरक्राफ्ट्स को अटैक किया था। ये हो क्या रहा है दुनिया में? एकदम पागलपन हो चुका है। कहीं भी आप देखो सोशल मीडिया पे, जितने भी जिन लोग को मैं फॉलो करता हूं एंड जो लोग मुझे लगता है सेंसिबल बात करते हैं, सभी ये कह रहे हैं 2026 बहुत ही बुरा हो सकता है, दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। एंड जहां तक दो मेजर सुपर पावर्स की बात है, अमेरिका और रशिया, ये दोनों एक दूसरे की फैसिलिटीज को वैसे ही टारगेट करने लग गए हैं। यू आर टेलिंग मी कि CIA को पता नहीं था, अमेरिका को पता नहीं था, ट्रंप को पता नहीं था कि वहां पे पुतिन के रेजिडेंस को अटैक करेंगे। साथ ही साथ रशिया ने अब जो अमेरिकन फैक्ट्रीज हैं उनको टारगेट करना चालू कर दिया है यूक्रेन के अंदर। एंड ये तभी किया है जब यूक्रेन मतलब अमेरिका नहीं, अमेरिका ने जाके उनकी ऑयल रिफाइनरीज और उनको टारगेट किया। एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे टारगेट कर रहे हो। अगर मान लो सक्सेसफुल हो जाता है अटैक, ठीक है, तो दूसरा वाला क्यों छोड़ेगा? रिफाइनरीज खत्म हो जाएंगी ऐसे दुनिया की, बिना तेल के जी सकते हैं हम। एंड ये एकदम लेटेस्ट स्टेजेस होती हैं ऑफ वॉर। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो नेक्स्ट स्टेज यही था कि एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। अब अमेरिका ने रशियन ऑयल टैंकर्स भी सीज कर लिए हैं। ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो टैंकर्स एक्चुअली वेनेजुएला से ही आ रहे थे। बहुत सारी इस टाइप की न्यूज़ चल रही है, पर बेसिकली अगर एक टैंकर है जो रशियन फ्लैग लेके चल रहा है तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हो? ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप वॉर ही छेड़ना चाहो किसी के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले भी यही हुआ था। एंड जो रशिया के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पे तो इतनी तक बात हो गई कि भाई ये जो अटैक है ये एक्चुअली क्रॉसिंग द बॉर्डर जैसा ही है एंड फुल फ्लेजेड मिलिट्री इन्वेजन जैसा ही है ऑफ रशिया। तो अमेरिका जो है एकदम पागल हो चुका है। मैं बार बार बोलता रहूँगा कि एकदम पागल हो चुका है। अगर मान लो आप कोई भी लीडर हो, अगर मान लो आप लीडर हो ऑफ रशिया या चाइना, आप कहोगे कि भाई इन लोग से डील कैसे करें, ये तो हर चीज को फोड़ने फाड़ने में लगे। भाई ये कैसा देश है? इसको लीड कौन कर रहा है? भगवान जाने इनको कौन लीड कर रहा है। ज़ायनिस्ट कर रहे हैं या इनके कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीड देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा देख रहे हैं। इनका जो इंपीरियल माइंडसेट है ना, वो इतना बियॉन्ड पहुंच चुका है। क्योंकि जब हमारे डिनर टेबल पे भी बातचीत होती है तो पहले ये होती थी कि भाई इराक को कर दिया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रीजन जो उन्होंने दिया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये दिया वो दिया। अब तो कुछ नहीं भाई, अब तो सीधे आके बोलते हैं कि तुम्हारे पास तेल है, हमें चाहिए। सिंपल, मतलब कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई मतलब कवर स्टोरी देने की भी कोशिश नहीं कर रहे। अब तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो अमेरिका के एक्शंस हैं इसको अब कोई टॉलरेट नहीं कर पाएगा, रशिया चाइना कोई टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लो आज के डेट में अपने आप को रिफ्रेन करते हैं, किसी एक दिन वो लोग अगर एग्रेसिव हो जाएं तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू है। एंड वर्ल्ड वॉर 3 चालू होने का क्या मतलब है? आपके पास एक इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए वॉर लड़ने के लिए। क्या अमेरिका के पास इंडस्ट्रियल बेस है? जब 12 दिन की वॉर चली बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तब अमेरिका तक की मिसाइल्स लो थी। इजराइल के पास तो लो थी, इनके पास भी मिसाइल्स लो थी। यूक्रेन में वॉर चल रहा था, 1 साल हुआ था,
एम्यूनिशन खत्म हो रही थी इनके पास। तो ये तो हाल है। तो जब एक ऐसा देश जो कभी हार ही नहीं मान सकता अपनी, जिसके पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं है लंबा चौड़ा कन्वेंशनल वॉर लड़ने के लिए, और जब वो वॉर में जाता है एंड रियलाइज करता है कि यार मेरे पास तो नहीं है, मेरी मिसाइल्स खत्म हो रही है, मेरा एम्यूनिशन खत्म हो रहा है, मैं क्या करूं, तो फिर तब आप सोचते हो, तब न्यूक्लियर डिटरेंस की बात आ जाती है, तब आप जाते हो न्यूक्लियर बटन दबाने। रही बात वॉर्स की, तो अमेरिकन्स को ना एक्चुअली पता नहीं है कि अपने जमीन पर वॉर लड़ना कैसा होता। शायद हो सकता है उनको ये पता ही करना पड़ेगा कि जब खुद के घर जलते हैं, जब खुद के शहर बर्बाद होते हैं, जब खुद का देश बर्बाद होता है, जब खुद के देश के अंदर ही ना बच्चे ऐसे मरने लगते हैं, जब खुद के ही देश पर डायरेक्ट अटैक होता है मिसाइल से, तब कैसा होता है। क्योंकि इनको नहीं पता, क्योंकि ये दुनिया भर में जाके वॉर छेड़ते रहते हैं। एंड क्यों ना छेड़ें, क्योंकि उससे वो पैसे कमाते हैं। वॉर प्रॉफिटेबल रहा है हमेशा अमेरिका के लिए। तो आज के डेट में जब इकोनॉमी डामाडोल हो रही है तो वॉर चालू कर दो, क्यों नहीं करो। यही रीजन है वॉर होते हैं, और कोई भी रीजन नहीं है।